हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड द डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। आज के इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। ये टॉपिक एमकॉम, एमबीए और रिसर्च लेवल पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन इज। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू सिंपल कोरिलेशन। ये सिंपल कोरिलेशन है क्या? सिंपल कोरिलेशन के अंदर हमने क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया है टू वेरिएबल्स को, जिसके अंदर एक वेरिएबल कौन सा होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल कौन सा था? डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम इन दो वेरिएबल्स के बीच में सहसंबंध को स्थापित करने की कोशिश करते थे, जिसके अंदर हम क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? हम ढूंढने की कोशिश करते थे डायरेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स की जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके बीच में डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मींस कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी दिशा में बढ़ रहा है या अपोजिट दिशा के अंदर बढ़ रहा है। जिसके अंदर जो हमारे आंसर्स निकलते थे वो क्या होते थे? पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। यानी अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। और ये जो कोरिलेशन था ये किन दो फिगर्स के बीच में रेंज करता था? जो उसकी डिग्री रहती थी वो रहती थी -1 से लेके 1 तक। ये कौन सा था? हमारा सिंपल कोरिलेशन, जिसको हम एक एग्जांपल के जरिए अगर समझने की कोशिश करें तो क्या रहेगा? लुक, मैंने ये दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है मैंने प्राइस और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है सेल्स। तो देखते हैं कि अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं तो उसका सेल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो मेरा पुराना प्राइस था वो था 50 रुपीज और मेरी सेल निकल रही थी 5 लाख की। फिर क्या हुआ? मैंने प्राइस को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मार्केट के अंदर डिमांड भी कम होगी और जिसकी वजह से सेल्स भी कम होगी। तो सेल्स घट के रह गई 4 लाख रुपए। और उसके बाद फिर अगर मैंने प्राइस को घटाया तो सेल्स फिर बढ़कर कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। यहाँ प्राइस और सेल्स के बीच में किस तरह का जो कोरिलेशन है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ मेरे पास कितने फैक्टर्स थे? 2 फैक्टर्स थे, जिसमें से एक वेरिएबल कौन सा था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको देखने के लिए ये देखिए जी, मैंने फिर दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक वेरिएबल लिया है एडवर्टीजमेंट और एक लिया है सेल्स। तो पिछले वाला कौन सा था? नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखते हैं कौन सा? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट के खर्चे को बढ़ाया इधर हमारी सेल्स भी बढ़ गई, और अगर मैंने एडवर्टीजमेंट के खर्चे को कम कर दिया तो हमारी सेल्स भी कम हो गई। अब देखिए, एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टीजमेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है तो इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन रहा? ये रहा पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब हम एक और फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, यहां हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर जो हमारा पुराना डाटा क्या है कि अगर हमारा 75,000 रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रहा था तो हमारी सेल्स कितनी थी? 20 लाख। और उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने एडवर्टीजमेंट के बजट को घटाकर कितना कर दिया? 60,000 कर दिया। लेकिन ये क्या? सेल्स तो यहां पे बढ़ गई, बढ़कर कितनी हो गई? 25 लाख। और उसके बाद अगर मैंने एडवर्टीजमेंट के खर्चे को बढ़ाकर 1 लाख किया फिर भी सेल्स बढ़ी, 22 लाख पहुंची, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। अब आप कहेंगे या तो सर ये डाटा गलत है और या फिर इसमें कोई काला जादू है। जी हाँ, थोड़ा सा तो काला जादू है। अच्छा, इसकी एक और एस्पेक्ट को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये एस्पेक्ट क्या है? सेल्स और प्राइस, जिसके अंदर सेल्स हमारा वैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहां जो मेरा पुराना प्राइस अगर 50 था तो सेल्स कितनी निकल रही थी? 20 लाख। और उसके बाद फिर जो मैंने
प्राइस को कम कर दिया, कितना किया 50 से 45, तो सेल्स बढ़ी 25 लाख, समझ में आता है। लेकिन जब मैंने यहां प्राइस को कितना किया 55, तो भी सेल्स बढ़ गई 22 लाख पहुंच गई। ये फिर गड़बड़ सर, या तो ये डाटा गलत है और या फिर यहां भी कोई ना कोई काला जादू है। चलिए इस काले जादू से पर्दा उठाते हैं। ये देखिए जी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेल्स और प्राइस और सेल्स और एडवर्टीजमेंट दो अलग अलग वेरिएबल्स को आइसोलेशन में स्टडी कर रहे थे, जबकि एक्चुअल में मार्केट में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें प्राइस भी है और जिसमें एडवर्टीजमेंट भी है, और भी बड़े सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लाइक कॉम्पिटिटर्स भी है, कस्टमर की चॉइस भी है। चलिए अब हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैटर को ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या काला जादू था। देखिए जी, यहाँ क्या रहा, जब मैंने एडवर्टीजमेंट के बजट को कम किया तो साथ में क्या कम हो गया, हमने प्राइस भी कम कर दिया। अब दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर चेंज हुआ है, प्राइस में भी और एडवर्टीजमेंट में भी। प्राइस में इतना कम हुआ कि एडवर्टीजमेंट कम होने के बावजूद भी हमारी सेल्स 25 लाख पहुंच गई। और उसके बाद चाहे प्राइस बढ़ा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, एडवर्टीजमेंट को भी अप कर दिया, जिसकी वजह से सेल हमारी 22 लाख पहुंच गई। अब आप कहेंगे ये सारा का सारा माजरा क्या है, यही माजरा है हमारे मल्टीपल कोरिलेशन का। देखिए जी, अब समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, क्योंकि मल्टीपल कोरिलेशन के लिए आपके दिमाग के अंदर मैंने एक आधार फिट कर दिया है। ये क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स। डेफिनेटली सिंपल कोरिलेशन क्या था, 2 वेरिएबल्स की स्टडी थी, और मल्टीपल कोरिलेशन जैसे कि नाम से पता है 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी है, जिसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। अब इन सब के अंदर कॉमन बात क्या रहेगी, कॉमन ये रहेगी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। लाइक सेल्स हमारा कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने कौन कौन से स्टडी किए, एक किया मैंने प्राइस और दूसरा किया मैंने एडवर्टीजमेंट। अब हम मल्टीपल कोरिलेशन में बेसिकली करते क्या है, वी स्टडी द मल्टीपल इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या स्टडी करते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या सहसंबंध है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम स्टडी करते हैं डायरेक्शन को, इसमें हम स्टडी करते हैं डिग्री को। लेकिन यहां जो डायरेक्शन रहेगी, यहां कैसी डायरेक्शन रहेगी, ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है तो उसकी डिग्री किस और किसके बीच में रेंज करेगी, जो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन है उसकी डिग्री 0 से लेके और 1 तक रेंज करेगी। और ये जो R1.23 है, ये है हमारा कौन सा कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन का सिंबल। चलो अब इस चीज को हम देखते हैं कि अगर मेरे पास टोटल में 3 वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मेरी क्या क्या ऑप्शंस बन सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस बन सकती है, जिसके अंदर पहली ऑप्शन है R1.23। R इज बेसिकली द कैपिटल R एंड इट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल कोरिलेशन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर R1.23 है तो इसका मतलब क्या होगा, हम मल्टीपल इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं दूसरे और तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पहले डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है हमारे पास ऑप्शन में क्या है, R2.13। 2.13 का मतलब हमारे पास जो पॉइंट से इधर वाले वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उधर वाला वेरिएबल कौन सा है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पहले और तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीपल इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आल्सो इज इन द केस ऑफ R3.12। इसमें हम क्या करेंगे, 1 और 2 के मल्टीपल इंपैक्ट को 3 पर स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, मेरी ऑप्शंस हैं मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की। अब देखते हैं इससे अगली बात, ये है हमारा फॉर्मूला कि बेसिकली हम मल्टीपल कोरिलेशन को किस फॉर्मूले के जरिए स्टडी करते हैं। लाइक जैसे पहले मैंने बताया था R1.23,
R 1.23 का जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है, जिसमें R 1.23 हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं, और जो इसके अंदर R12, R13 और R23 यूज हो रहे हैं ये सारे के सारे बेसिकली जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं। सर फॉर्मूला दिखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, कोई आसान तरीका बताओ ना जिसके जरिए हम इस फॉर्मूले को याद कर लें। लो जी, ये भी आपके सामने हाजिर है। ये जी आपका फॉर्मूला है कौन सा, ये है हमारा कौन सा फॉर्मूला R 1.23, और ये इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो पहली फिगर है हमारे पास क्या है, R²1। तो यहां देखिए जी हम क्या पकड़ते हैं, R12 को पकड़ा और R12 को लेके क्या कर दिया मैंने, R²12। लो जी पहली फिगर याद हो गई। अब दूसरी फिगर कौन सी है, R13 की। R13 की फिगर से हमारा क्या निकला, ये R²13 निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, R²12 प्लस R²13 तो हो गया, उसके बाद माइनस करना है डबल ऑफ R12 मल्टीप्लाइड बाय R13 मल्टीप्लाइड बाय R23, यानी तीनों वेरिएबल्स को लेके उनको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, 23 से। ये 23 क्या है हमारे, ये 23 है, और ये देखिए जी ये क्या आ गया, 1 माइनस R²23 का अंडर रूट। तो ये एक मेथड है छोटा सा जिसके जरिए आप क्वेश्चन से ही फॉर्मूला को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक एक करके आप उन दोनों के बीच में जो मेरा बताया हुआ तरीका है उसके जरिए रिलेशंस बनाते जाइए, आपका फॉर्मूला बड़ी आसानी से बन जाएगा। और फिर भी अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल सही तरीके से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे करने से फिर जो हमारी दूसरी ऑप्शन क्या थी, R2.13, जिसमें हम 1 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मल्टीपल इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं 2 डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसका फॉर्मूला अब आपको बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए जी वही 2 1 का 2 1 और उसके बाद फिर 2 3 का 2 3, फिर मल्टीप्लाई करना है तीनों वेरिएबल्स को 2 से, कोएफिशिएंट कोरिलेशंस को, और उसके बाद फिर ये जो इधर वाला 1 3 है उसको 1 माइनस R²13 और सारे का अंडर। तो ऐसे बन जाएंगे आपके फॉर्मूलास। तो ये क्या है, 2.13 मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जिसके लिए R12, R13 और R23 हमारे सिंपल कोरिलेशंस हैं, जिनको हम जीरो ऑर्डर कोरिलेशंस भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा R3.12 का। अब फॉर्मूला तो सब समझ में आ गए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता ना तब तक खाली फॉर्मूला समझी की कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं जी, लो अब प्रैक्टिकल भी लो। लो जी प्रैक्टिकल हाजिर हो। अब देखिए मेरे पास जीरो ऑर्डर कोरिलेशंस है जो मेरी स्टेटमेंट के अंदर है, R12 जो कि 0.60 है, उसके बाद R13 जो कि 0.70 है और R23 जो कि 0.65 है। इनके जरिए पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, R1.23 मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसके लिए फॉर्मूला आपको बनाना आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर उन सारी की सारी वैल्यूज को पुट इन करते जाइए और जैसे जैसे ये फॉर्मूला सॉल्व होता जाएगा धीरे धीरे आपका मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलता जाएगा, जो कि बनेगा 0.725। ऐसे ही अगर हम करते रहे तो हमारा जो R2.13 है वो भी सॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर हमने पहले क्या लिया, R2.13 का फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले के अंदर R12, R13 और R23 की वैल्यूज को पुट इन किया, और जब हम इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल जाएगा, ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल जाएगा R2.13। बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारा जो थर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट है मल्टीपल वाला R3.12 का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, जिसको आप आराम से इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके देख सकते हो। ये तो था हमारा कौन सा, मल्टीपल कोरिलेशन। अब मल्टीपल कोरिलेशन के अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है
पार्शियल कोरिलेशन का। अब हम डिस्कस करते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन के अंदर भी मल्टीपल कोरिलेशन की तरह से ही दो से ज्यादा वेरिएबल्स यूज होते हैं, जिसके अंदर पहला वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीपल इंपैक्ट को स्टडी नहीं करना है, यहाँ कौन से इंपैक्ट को स्टडी करना है, पार्शियल इंपैक्ट को। पार्शियल इंपैक्ट को कैसे स्टडी करेंगे, ये देखिए जी, we study the partial impact of one independent variable on one dependent variable keeping the other independent variable constant। यानी कि हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल इंपैक्ट को स्टडी करना है, किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और इसके अंदर वही हम क्या स्टडी करेंगे, डिग्री को भी स्टडी करेंगे और डायरेक्शन को भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर जो हमारी डिग्री थी और जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन क्या थी, ओनली पॉजिटिव, और डिग्री क्या थी, 0 से लेके 1, जबकि पार्शियल कोरिलेशन के अंदर जो हमारी डायरेक्शन रहेगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और डिग्री कहां से रेंज करेगी, -1 से लेके +1 तक रेंज करेगी। तो ये क्या था हमारा पार्शियल कोरिलेशन। सर थ्योरी तो समझ में आ रही है, लेकिन जब तक एक प्रैक्टिकल नहीं बताओगे ना, थ्योरी से इंपैक्ट नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, पहले आप एक एग्जाम्पल को स्टडी कीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल को स्टडी करेंगे। लो जी, पहले लो एग्जाम्पल वही लिया हमने, कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस, एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट और सेल्स डिपेंडेंट। अब देखिए जी, हमें क्या स्टडी करना है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पार्शियल इंपैक्ट स्टडी करना है और तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। अब कांस्टेंट कैसे रखेंगे, इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से क्लियर किया हुआ है। ये देखिए, मेरा एक वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट, जिसको मैंने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, सिचुएशन 1 के अंदर भी ये 2 लाख का खर्चा था, केस 2 के अंदर भी ये 2 लाख का खर्चा है और केस 3 में भी 2 लाख का खर्चा है। यानी एडवर्टीजमेंट के बजट को मैंने नहीं छेड़ा, उसको उतना का उतना ही रखा। जबकि मैंने प्राइस को छेड़ा, प्राइस को पहले 50 था, कितना किया, 40 किया, तो डेफिनेटली सेल्स बढ़ जाएगी, और मैंने अगर प्राइस को बढ़ाया तो सेल्स कम हो गई। यहां मैंने क्या किया, प्राइस के पार्शियल इंपैक्ट को स्टडी किया है सेल्स के ऊपर, और तीसरे एडवर्टीजमेंट नाम का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो ऐसा करने से जो हमारा इंपैक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, पार्शियल कोरिलेशन इंपैक्ट आएगा, जिसको हम एक फॉर्मूला के जरिए स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें वही ऑप्शन जैसे कैसे थी, मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर हमारी ऑप्शंस थी, सेम वैसे ही ऑप्शंस आ रही हैं पार्शियल कोरिलेशन के अंदर। लेकिन यहाँ क्या फर्क आया, वहां कैपिटल R था, यहाँ कौन सा R हो गया, स्मॉल r हो गया। और दूसरी चीज क्या, वहां क्या था 1.23, जबकि यहाँ क्या हो गया 12.3, यानी पॉइंट से इधर 1 था और इधर 2 थे, अब कितने हो गए, पॉइंट से इधर 2 हो गए और इधर 1 हो गया। अब हम पार्शियल कोरिलेशन का जो मीनिंग है उसको हम एग्जैक्टली यहाँ इस बात से समझने की कोशिश करते हैं। क्या था, हम किनको स्टडी कर रहे हैं, we study the partial impact of second variable on first variable keeping the third independent variable constant। हम क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड वेरिएबल के इंपैक्ट को, जो कि पार्शियल है, उसको फर्स्ट वेरिएबल पे स्टडी कर रहे हैं, और हमने तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या रखा है, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन बनाना तो आपको समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे हमारा R2.3 3.1 सॉरी, इसमें क्या रहेगा, हम थर्ड वेरिएबल के पार्शियल इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं सेकेंड वेरिएबल पे, जबकि हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही R1 3.2, जिसके अंदर हम थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पार्शियल इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और सेकेंड वेरिएबल को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। ऐसा करते हैं तो हमारे अलग अलग 3 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ये है जी हमारा पार्शियल का फॉर्मूला। पार्शियल के अंदर R1 2.3
और ऐसा करके जो हमारे जीरो ऑर्डर कोरिलेशंस थे R12, R13 और R23 उनकी वैल्यूज को यूज करना है और ऐसे हमारे फॉर्मूला तैयार हो गया। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन पिछले वाला जादू इस पर भी कर दिखाओ। कोई बात नहीं जी, कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर पहले हमें क्या बनाना है, R12 लेना है। तो R12 कैसा रहा, ये रहा हमारा R12 को घुमा के यहां डाल दिया। अब क्या बनता है जी, R13 ये रहा हमारा R13, जिसको हमने कहां यूज कर लिया, यहां यूज कर लिया। फॉर्मूले में एक जगह और R13 यूज हो रहा है, कहां यूज हो रहा है, यहां हो रहा है, तो लो जी यहां भी कर दिया। उसके बाद ये क्या बना, R23, ये हमारा क्या रहा R23, जिसको हम खींचकर कहां ले जाएंगे, एक तो यहां लेके जाएंगे और दूसरा कहां लेके जाएंगे, यहां लेके जाएंगे। ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाता है। और ऐसे ही हमारे जो अगले फॉर्मूले रहेंगे, R23.1 को भी ऐसे ही निकाल लेंगे, लाइक R23 minus R12 multiplied by R31 divided by R1 square 21 का अंडर रूट multiplied by 1 minus R square 31 का अंडर रूट। ऐसा करने से हमारे क्या निकल जाएंगे, पार्शियल कोएफिशिएंट कोरिलेशन के फॉर्मूलेस निकल जाएंगे, जिसके अंदर R23, 21 और 31 बेसिकली हमारे वही जीरो ऑर्डर कोरिलेशंस हैं, जिनको हम सिंपल कोरिलेशन भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा फॉर्मूला भी निकल जाएगा, R13.2 का फॉर्मूला भी ऐसे ही करके निकल जाएगा। सर वही बात प्रैक्टिकल भी करवाओ, श्योर करवाते हैं जी। इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने स्टेटमेंट वैसे ही लिए जिसके अंदर हमारे जीरो ऑर्डर कोरिलेशन पहले से निकले हुए हैं, R12, R13 और R23, जिसको हमने पुट इन किया पार्शियल कोरिलेशन के फॉर्मूला के अंदर। पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला ये, और इन वैल्यूज को उठा के जब मैंने इसके अंदर पुट इन किया और उसको सॉल्व किया, तो फाइनल मेरा रिजल्ट 0.629 आ गया है। ऐसे ही R12.3 को निकाला और ऐसे ही हम अगले 23.1 को भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिया, वैल्यूज को पुट इन किया, पुट इन करके सॉल्व करते गए और फाइनल आंसर -0.048 निकला। अब देखिए मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर हमारी सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी, जबकि पार्शियल कोरिलेशन के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं। ऐसे ही हमने एक और फॉर्मूला लिया R13.2, जिसको हमने पहले फॉर्मूला लिया, फिर R12, R13 और R23 की वैल्यूज को पुट इन कर दिया फॉर्मूला के अंदर, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकला वो निकला 0.505। तो ये क्या थे, मेरे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स थे। सर R12, R23 और R13 को निकालने का सर कोई तरीका भी बता दो, बड़ा पुराना सिंपल कोरिलेशन किया था, अब हम थोड़े भूलते से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब एक कंप्लीट प्रैक्टिकल लेते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिकल के अंदर हमने x वेरिएबल है मेरे पास, y वेरिएबल है मेरे पास, z वेरिएबल है मेरे पास, इनकी हमारी कितनी वैल्यूज को लिया, ये 7 वैल्यूज को लिया। इनसे पहले हम सिंपल कोरिलेशन निकालेंगे, फिर पार्शियल कोरिलेशन निकाल लेंगे और फिर मल्टीपल कोरिलेशन निकाल लेंगे। ये देखिए जी, अभी ये है हमारा क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर पहले मैंने x को लिया, बेसिकली n 7 है और सिग्मा x 42, फिर x स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन करते गए तो सिग्मा x स्क्वायर निकल गया जो कि 280 है। ऐसे ही सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा z और सिग्मा z स्क्वायर, फिर y z और xz, इनकी वैल्यूज को निकाल के इन सब के सिग्मास निकालेंगे। ये बेसिकली डिटेल्ड मेथड है क्या, किसका, सिंपल कोरिलेशन निकालने का। इसके अंदर इन सारी वैल्यूज का यूज किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन को निकालने के लिए यूज होगा। अब देखिए, अब मैंने इन सारी वैल्यूज को कैसे यूज किया, पहले ये क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसमें R12 को भी निकाला और R13 को भी निकाला। ये सिंपल कोरिलेशन के फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का ये वो फॉर्मूला है, और उसके अंदर मैंने अगर
पिछले स्लाइड की वैल्यूज को पुट इन कर दिया तो R12 की जो मेरी वैल्यू है सिंपल कोरिलेशन निकल गया -0.155। ऐसे ही मेरा R13 का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो इस फॉर्मूला के आधार पर कैलकुलेशन करके ये निकल गया। ये वही सिंपल कोरिलेशन है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। ये देखिए ऐसे ही जो मेरा तीसरे वाला था R23 ये निकाल दिया, ये मेरा डायरेक्ट का फॉर्मूला, उसके बाद उस फॉर्मूले का सॉल्यूशन करके रिजल्ट मेरे पास क्या आ गए। अब 3 जीरो ऑर्डर कोरिलेशन आ गए। R12 भी निकाल लिया मैंने, R13 भी निकाल लिया और R23 भी निकाल लिया। अब बारी है एग्जीक्यूशन की। पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला याद कीजिए और इन वैल्यूज को उसके अंदर पुट इन कर दीजिए। फिर मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला याद कीजिए और इन वैल्यूज को उसके अंदर पुट इन कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएंगे, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, अभी पार्शियल कोरिलेशन निकाला है R12.3 और ये उसका फॉर्मूला और इन वैल्यूज को उठा के मैंने इस फॉर्मूले में फिट किया और ये निकाल दिया जी आपके लिए आंसर। और ऐसे ही मैंने क्या किया, ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए R1.23 का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने जीरो ऑर्डर कोरिलेशन के रिजल्ट्स थे उनको लिया, फॉर्मूले में फिट किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और फाइनल आंसर निकाल दिया आपके सामने 0.443। तो ये सारे के सारे जो तरीके थे किसको निकालने के थे, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन को निकालने के थे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके और पॉज करके बड़े आसानी से मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल रहेगा। आपने अपना इतना कीमती समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।